हेलो दोस्तों, देखिए गुड इवनिंग। हम लोग जो हैं इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं कैपेसिटर में, यानी कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर है। और इसमें क्वेश्चन ये है 8 वोल्ट का, ये है 12 वोल्ट का, ये है 24 वोल्ट का। ये जो है वो 4 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है और ये 1 माइक्रोफैराड है। पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए? तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ए से बी का बात करें तो VA माइनस VB इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, VA माइनस VB है। ठीक है, अब रही बात कि तीनों क्या इंडिपेंडेंट पाथ है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पाथ है। इस पाथ से जाएंगे तो इन दोनों पाथ का कोई लेना देना नहीं है, इस पाथ से जाएंगे ए से बी तो इन दोनों पाथ का कोई लेना देना नहीं है, इस पाथ से जाएंगे अगर ए से बी तो इन दोनों पाथ का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम लोग अल्टरनेट मेथड अगर याद होगा कि VA माइनस VB क्या होगा, तो C1E1 प्लस C2E2 प्लस C3E3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 कितना है, तो 4 माइक्रोफैराड, E1 कितना है तो -8, प्लस C2 कितना है तो 2 माइक्रोफैराड, E2 कितना है तो -12। उसी तरह से C3 कितना है तो 1 इंटू -24 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 4 प्लस 2 प्लस 1। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 32 माइनस में अब -24 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 48। ये -80/7 हो जाएगा, क्या -80/7 वोल्ट। तो देखो VA माइनस VB तो निकल गया, लेकिन हमसे पूछा गया है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो ठीक है, अगर हम लोग VA माइनस VB ऊपर वाले रास्ते से चले तो देखो जी, अब जाहिर है चार्ज बताना है, तो मान लेते हैं कि इस पर चार्ज गया है Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3। तो यहाँ Q1 तो यहाँ -Q1, यहाँ Q2 तो यहाँ -Q2 और यहाँ Q3 तो यहाँ -Q3। तो बोलो VA माइनस VB अगर इस रास्ते से लिखेंगे तो -8 प्लस Q1/4, VA माइनस VB -80/7 है इज इक्वल टू -8 प्लस Q1/4। बोलो तो यहाँ पे इधर Q1/4 कितना हो जाएगा, तो 8 -80/7, तो Q1/4 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 तो एलसीएम हो गया, ये 56 माइनस 856 -80, तो Q1/4 जो है वो कितना हो गया, तो माइनस ये 24/7। तो बोलो तो Q1 कितना हो जाएगा, तो Q1 का वैल्यू हो गया 24, अगर गुना 4 करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, यानी -96/7 माइक्रोकूलम। तो ये Q1 का वैल्यू आ गया। देखो जी, Q1 हम पॉजिटिव लिए हैं लेकिन ये आया है निगेटिव, इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अब अगर Q2 का बात करें तो अगर इस रास्ते से VA माइनस VB लिखा जाए, VA माइनस VB तो -12 प्लस Q2/2, तो ये तो है -80/7 है ना, -80/7 इज इक्वल टू -12 प्लस Q2/2। तो देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको जो है हम अब मिटा दे रहे हैं इस फॉर्मूले को और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, VA माइनस VB जो है वैसे आया हुआ है -80/7 वोल्ट, तो यहाँ पे Q2/2 जो है वो हो जाएगा 12 -80/7, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 एलसीएम हो गया, अब 12 सते 84 माइनस 80, ठीक ना, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 सते 84, तो बिल्कुल 4/7। तो ये हो गया Q2/2 का वैल्यू, Q2/2 का वैल्यू हो गया 4/7, तो Q2 का वैल्यू हो गया 8/7 माइक्रोकूलम।
अब देखो इस रास्ते से अगर चलेंगे तो VA माइनस VB जो है वो कितना लिखेंगे, तो -24 अब प्लस Q3/1। तो देखो तो ये तो हो गया -80/7 इज इक्वल टू -24 प्लस Q3। तो Q3 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो Q3 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे, बोलिए आप ही। तो Q3 इज इक्वल टू 24 -80/7। तो 7 तो एलसीएम हो गया, 7 के 28, 7 दूनी 14, 16, 168 - 80। तो ये Q3 का वैल्यू हो गया कितना 8, ये हो गया 88/7 माइक्रोकूलम। तो Q1 Q2 Q3 तीनों निकल गया। तो ये हो गया मेथड 1। अब इसको आप नोट करिए तो हम फिर मेथड 2 बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, Q1 Q2 Q3 हम निकाल चुके हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि पहले जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए और फिर हम लोग जो है वो चार्ज के बारे में पता किए। लेकिन अब हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर करेंगे, पहले चार्ज मेजर करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो चलो सेकंड मेथड लिख रहे हैं। सेकंड मेथड, देखो सेकंड मेथड में क्या है कि जो सबसे ज्यादा वोल्टेज का बैटरी है उसी से चार्ज को फ्लो करवाओ। तो यहाँ से मान लो चार्ज चला Q, तो यहाँ -Q, तो यही Q यहाँ पहुंचेगा। तो अब चार्ज दो हिस्से में बटेगा। तो मान लो इधर चला गया Q डैश, तो इधर कितना, तो Q माइनस Q डैश। तो यहाँ कितना, तो बोलेंगे Q डैश माइनस Q। यहाँ Q डैश है तो यहाँ माइनस Q डैश, यहाँ Q है तो माइनस Q। तो चलो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिए। अब रही बात कि इसको C, इसको D, इसको E और इसको F बोलते हैं। तो अगर हम एक बार इस लूप में घूमेंगे और एक बार इस लूप में घूमेंगे, तो फ्रॉम लूप ACD B तो A से C तो कुछ नहीं, C से D जाएंगे तो -24 अब प्लस Q/1, इधर से इधर आएंगे तो प्लस Q माइनस Q डैश बाई 2 अब प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, तो 2Q प्लस Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। तो देखो तो 3Q माइनस Q डैश यहाँ पे हो जाएगा 3Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब चलो फ्रॉम लूप, अब कौन से लूप में चले, तो AFEB A। तो A से F तो कुछ नहीं, F से E चलेंगे तो -8 अब प्लस की माइनस Q। तो यहाँ देखो माइनस Q डैश, तो माइनस Q डैश बाई 4 अब प्लस इधर चलेंगे तो देखो प्लस Q माइनस Q डैश डिवाइडेड बाई 2 अब माइनस की प्लस तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4, तो यहाँ माइनस Q डैश अब प्लस 2Q अब माइनस 2Q डैश इज इक्वल टू, देखो ये 12 है ये 8 है, तो ये 12 में से 8 गया तो 4, इधर चला गया तो -4। देखो तो ये कितना हो जाएगा 2Q अब माइनस 3Q डैश 2Q माइनस 3Q डैश होगा ना, इज इक्वल टू -16। क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल सही है। या इसी को लिख सकते हो 3Q डैश माइनस 2Q इज इक्वल टू 16। 3Q डैश माइनस 2Q इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन तो काम करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, सेकंड इक्वेशन भी सामने है। तो अब क्या करें, तो बोलेंगे क्या कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन के साथ उसको जो है वो घटा दो या जोड़ दो, सॉरी सेकंड इक्वेशन के साथ जोड़ दो।
तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q माइनस 3q डैश इज इक्वल टू 24 इंटू 3, तो 24 गुना 48, 24 या 72, 72। ये कितना है 3q डैश माइनस 2q इज इक्वल टू 16। देखो तो ये कट गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7q, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 88। तो बोलो q का वैल्यू हो गया 88/7 माइक्रोकूलम। 88/7, तो जाहिर है इसका वैल्यू 88/7 आया था। अब क्या करेंगे, तो बोलेंगे q का वैल्यू यहाँ रख दो, तो 3 इंटू q का वैल्यू 88/7 माइनस q डैश इज इक्वल टू 24। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 24, 8 × 24 2 26, 264/7 माइनस q डैश इज इक्वल टू 24। तो q डैश कितना हो जाएगा 264/7 माइनस 24। तो यहाँ से q डैश का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो 7 तो एलसीएम हो गया, तो ये 264 माइनस 7 के 28, 7 दूनी 14, 16, 168। इसको सॉल्व करो तो ये 14 माइनस 8, तो ये 6 हो गया। आइए देखो 6, ये 5 में से 6, तो ये 9 हो गया, 96/7 माइक्रोकूलम हो गया। तो क्यू डैश का भी वैल्यू निकल गया, तो q माइनस क्यू डैश या q डैश माइनस q निकाल लो। तो q डैश माइनस q अगर निकालेंगे तो q डैश का वैल्यू है 96/7 और q का वैल्यू है 88/7। तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 × 8, 8/7 माइक्रोकूलम। तो देखो जी चार्ज तो सबका निकल गया। अब देखो चाहो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, यानी VA माइनस VB। तो चलो इस रास्ते से चलेंगे तो -24 अब प्लस q/1। तो देखो तो -24 अब प्लस q का वैल्यू कितना है 88/7, 88/7। तो देखो तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, तो अगर यहाँ से VA माइनस VB निकालेंगे तो हमारा वैल्यू नीचे तो 7 हो जाएगा, 7 के 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 माइनस साइन के साथ अब प्लस 88। देखो जी यहाँ से 0 ये हो गया, ये 8 माइनस 80/7 वोल्ट हुआ क्या। तो बस सिंपल तो था। दूसरा मेथड में क्या किए, पहले चार्ज निकाले फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। अब पहला मेथड में क्या किए थे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे फिर चार्ज निकाले थे। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, 2 सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस CC है। पहले ये सोचो कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो जाहिर है अगर देखा जाए तो ये प्लेट हो चाहे ये प्लेट हो, दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये दोनों प्लेट जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों पैरेलल में है। तो C0 का वैल्यू हो जाएगा 2C। यानी आप कह सकते हैं कि 2 कैपेसिटर लगाओ, मतलब एक ही कैपेसिटर लगाओ, इन दोनों को हटा करके, इसका कैपेसिटेंस 2C होना चाहिए। अब बैटरी उसके साथ एक जोड़ दो, तो सोचो तो बैटरी का EMF E है, तो इससे चार्ज चलेगा Q, यहाँ माइनस Q। तो हम लोग बोलेंगे ना कि चार्ज कब तक आता है, तो बोलेंगे Q/C। तो Q/2C ना इज इक्वल टू E के इक्वल ना हो जाए, तो Q इज इक्वल टू 2CE हो जाएगा क्या। तो बिल्कुल ये आसान था, इसमें चार्ज का वैल्यू निकालना था कैपेसिटर पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेन इसमें देखना ये था कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। अब देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, बीच में भी जो है वो यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इस तरह से 3 कैपेसिटर है। इधर एक बैटरी से जोड़ा गया है जिस बैटरी का पोटेंशियल 60 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस CCC है, CCC है। तो सोचो तो
इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो बोलेंगे C/3। इसका इक्विवेलेंट तो C/3, इसका इक्विवेलेंट तो C/3। तो C0 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे C/3 प्लस C/3 प्लस C/3। तीनों पैरेलल में हो गया तो 3C/3। तो बोलो ये C0 का वैल्यू हो गया C के इक्वल। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर हम चार्ज भेजें तो यहाँ मान लो चार्ज क्यू गया, यहाँ भी चार्ज क्यू गया, यहाँ भी चार्ज क्यू गया, तो जाहिर है सब सीरीज में है तो यहाँ माइनस क्यू, क्यू 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 माइनस क्यू, उसी तरह से माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो मान लो इस पॉइंट का ए नाम दे देते हैं, इसका नाम अगर बी दे देते हैं, तो VA माइनस VB क्या होगा, तो बोलेंगे अगर इस रास्ते से चलोगे तो 60 वोल्ट होगा, लेकिन अगर किसी और रास्ते से चलोगे तो बोलेंगे Q/C प्लस Q/C प्लस Q/C, ये हो जाएगा 60 वोल्ट के इक्वल। तो 3Q/C वो हो जाएगा 60 वोल्ट के इक्वल, तो Q/C हो जाएगा 20 वोल्ट के इक्वल। इसका मतलब यही हो गया पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। समझ जाओ, सभी कैपेसिटर का इसका 20 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, तो तीनों को मिला करके 60 वोल्ट हो गया। इसमें भी चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, 20 20 20 मिलके 60 वोल्ट। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो जाहिर है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो HC वर्मा से ही क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो 10 माइक्रोफैराड का है, मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो चाहिए रिक्वायरमेंट, यानी C0 का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड चाहिए। और अगला जो है वो पोटेंशियल कितना चाहिए, तो 200 वोल्ट। ठीक है, और अवेलेबल कितना है, अवेलेबल कैपेसिटर, तो अवेलेबल कैपेसिटर जो है यानी C का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है और पोटेंशियल जो है वो 50 वोल्ट है। तो कह रहा है कि कितने कैपेसिटर का जरूरत पड़ेगा जिससे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड हो जाए और पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट हो जाए। तो देखो जी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन समझ गया ना। अवेलेबल कैपेसिटर जो है वो 10 माइक्रोफैराड का है, मतलब एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड चाहिए, लेकिन अवेलेबल जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है और ओवरऑल वोल्टेज जो हमको रिक्वायरमेंट है वो 200 वोल्ट का है। तो ठीक है, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल 50 वोल्ट है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, तो अगर हम लोग ऐसे बनाएं, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, अब चलो नीचे में आ जाओ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, यहाँ पहुंच गए। अब देखना, यहाँ एक कैपेसिटर लगाओ, यहाँ एक कैपेसिटर लगाओ, यहाँ एक कैपेसिटर लगाओ, यहाँ एक कैपेसिटर लगाओ। अब देखो, यहाँ एक कैपेसिटर लगाओ, यहाँ एक कैपेसिटर लगाओ, यहाँ एक कैपेसिटर लगाओ, यहाँ पहुंचो। ये है B और ये है A। तो देखिए, तो अगर ये 10 माइक्रोफैराड है, मतलब समझ रहे हो ना, सब C C C है, C C C C C C C C C। तो होगा क्या, तो बोलेंगे होगा यही कि ये हो जाएगा C/4, ये भी हो जाएगा C/4, ये भी हो जाएगा C/4 और ये भी हो जाएगा C/4। तो C0 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे C/4 प्लस C/4 प्लस C/4 प्लस C/4 मिल करके 4C/4। तो बोलो तो C हो गया कि नहीं, यानी C0 का वैल्यू वो कितना हो गया, तो 10 माइक्रोफैराड हो गया, क्योंकि C का भी वैल्यू कितना है, तो 10 माइक्रोफैराड है। तो चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो बोलेंगे ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, तो मिलकर 200 वोल्ट हुआ कि नहीं। इसमें भी चलेंगे तो वैसे ही बोलेंगे कि नहीं, इसमें भी चलेंगे तो, इसमें भी चलेंगे तो
तो बोलो कितने कैपेसिटर का जरूरत पड़ा, तो बोलेंगे 4 + 4 + 4 + 4 यानी 16 कैपेसिटर का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो है एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है और वो आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपसे भी बनेगा, बस थोड़ा सा समझने की बात है। कहा क्या रहा है कि एक जो है सर्किट दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक बैटरी यूज किया है और यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज किया है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक कैपेसिटर यूज किया है और कह ये रहा है कि इसका पोटेंशियल भी है और यहाँ पे जो है जाहिर है ये सीरीज में है तो चार्ज यहाँ Q यहाँ -Q, यहाँ Q यहाँ -Q होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये जो दोनों प्लेट है, ये जो दोनों प्लेट है उसके बीच में एक चार्ज को रख दिया है -Q0 को। जाहिर है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नीचे की ओर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे होगा तो इस -Q0 पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा, यानी ये जो -Q0 है उस पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। कितना, तो Q0 × E। और नीचे कितना लग रहा होगा, तो बोलेंगे नीचे तो mg लग रहा होगा। बस यही काम है। अब देखो, अगर हम लोग एक चक्कर लगा लें तो बोलेंगे कैपेसिटेंस चूंकि C मतलब है तो Q/C + Q/C - V = 0, तो 2Q/C = V, तो Q = ½ CV हो गया क्या, यानी चार्ज तो निकल गया ½ CV। और C का वैल्यू जो है इसमें दे दिया है, C का वैल्यू जो है वो कितना है, तो C का वैल्यू जो है वो 0.04 माइक्रोफैराड है। ठीक है, उसी तरह से M का भी वैल्यू दे दिया है, कितना 10 मिलीग्राम है, यानी आप कह सकते हैं 10 × 10⁻³ ग्राम, या कह सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 kg। तो मास भी पता चल गया। अब अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होगा, तो देखो जी E = Q/A∈0 यही होगा, Q/A∈0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकल गया तो हमको निकालना क्या है, तो बोलेंगे यही इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना है। तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या, तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो बोलेंगे mg जो होगा वो Q0 × E के इक्वल होगा, Q0 × E के इक्वल होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब mg = Q0 का भी वैल्यू दे दिया है, Q0 का वैल्यू जो है वो 0 कितना है, तो 0.01 माइक्रोकूलम, 0.01 माइक्रोकूलम। तो जाहिर है इसमें सब कुछ मालूम है, तो क्या नहीं मालूम है, तो mg = Q0, E का वैल्यू हो गया Q/A∈0। देखो A का भी वैल्यू जो है, यानी ये जो है 100 × 10⁻⁻4 यही दे दिया है मीटर²। तो देखो तो यहाँ पे E का वैल्यू लिख दिए, ठीक ना, mg = Q0 × E है ना, तो E का वैल्यू Q/A∈0 लिख दिए। और Q का वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे mg = Q0 / A∈0, और Q का वैल्यू है ½ CV। देखो हाफ, चलो यहाँ पे C × V लिख देते हैं, V तो C मालूम है, C मालूम है ना, मालूम है, Q0 मालूम है, A मालूम है, ε0 मालूम है, V निकालना है। तो बोलो तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो V का वैल्यू हो जाएगा 2mg ε0A डिवाइडेड बाई Q0 × C। बस यही पोटेंशियल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैल्यू आप पुट कर लो, सब कुछ तो दे दिए हैं, आंसर अब निकालिए आप।
तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उस पे भी आ रहे हैं। एच.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन है, मेरा जो पढ़ाया हुआ है उसमें सब लगभग एच.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल V है और इधर से एक जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसको जो है वो जोड़ दिया गया है। अब सोचो तो ये जो कैपेसिटर है इसके बीच का D1 सेपरेशन है और ये जो लेंथ है वो A है। जाहिर है इसका अगर प्लेट एरिया पूछेगा तो A बोलेंगे, तो C1 कितना बोलेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D1। और उसी तरह से अगर C2 पूछा जाए तो एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2। D2 जहाँ पे इसका ये सेपरेशन है, ठीक है। अब अगर यहाँ से चार्ज चलेगा तो यहाँ Q यहाँ माइनस Q, उसी तरह से यहाँ Q यहाँ माइनस Q। तो सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा। इसमें कह रहा है कि बीच में यहाँ से सेंट्रल लाइन से एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो इधर प्रोजेक्ट कर दिया गया है u वेलोसिटी से। तो सोचो तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स तो इधर लग रहा होगा E इंटू ई, है ना। जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स, तो Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। A जहां पे आपको पता है तो Q डिवाइडेड बाई A की जगह A स्क्वायर लिख देंगे, A स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझो, जैसे चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो अगर हम एक चक्कर लगा दें तो बोलेंगे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इज इक्वल टू V, बोलेंगे ना Q बाई C। तो सोचो तो यहाँ पे Q को कॉमन ले लो तो एलसीएम हो जाएगा C1 C2, तो यहाँ C2 प्लस C1, तो सोचो तो इज इक्वल टू V। तो Q कितने के इक्वल हो जाएगा, तो C1 C2 इंटू V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये Q का वैल्यू हो गया। तो बोलो तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, तो Q के जगह तो लिखेंगे C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू V डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको मिटा करके नीचे लिख देते हैं, C2 का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2। देखो जी C1 C2 V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट, तो A के जगह A स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये निकाले क्यों है, तो बोलेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E इंटू ई, उसी के कारण फोर्स लग रहा है। तो जाहिर है, जैसे याद करिए जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इधर फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक ना, mg फोर्स नीचे लग रहा है तो वो कुछ ऐसा पाथ बना के नीचे गिरेगा कि नहीं, तो बिल्कुल गिरेगा, ठीक ना। तो आप अगर याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए कि अगर हम h हाइट से किसी बॉल को इधर प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटी से, तो चूंकि इस पर हमेशा एक फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ये कुछ ऐसा पाथ बना के नीचे गिरता है, और जहां गिरता है तो Sx जो होता है वो Sx का फॉर्मूला याद है क्या, तो Sx होता है u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। अगर नहीं याद है तो ये याद करना पड़ेगा। अब देखो भाई यहाँ तक हम लोग E तो निकाल चुके हैं, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है कि u का वैल्यू क्या होगा। अच्छा कोई पूछेगा Sx कितना होगा, तो देखो इसका पाथ पहले सोचो कैसा होगा, फेंके हैं इधर, अब फोर्स लग रहा है इधर, तो इसका पाथ जो है वो कुछ ऐसा होगा। तो कह रहा कि कितना वेलोसिटी से हम इसको फेंके कि जस्ट इसको टच करते हुए क्रॉस कर जाए, इधर हो जाए, पार हो जाए। तो ठीक है, इसको जो है हम बनाते हैं, फिगर आप बना लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। और जाहिर है आपको जो है यहाँ पे जो हिंट दिया गया है
Sx का वैल्यू क्या होगा, तो u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, जी के जगह ay लिखेंगे। ay मतलब वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। तो चलो उसको लिख ही लेते हैं। अगर हम लोग एक्सेलरेशन अलोंग, ठीक ना, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास, तो E इंटू ई डिवाइडेड बाय m, तो यही हो गया एक्सेलरेशन। अब रही बात की, ठीक ना, ये y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया है, तो अब हम लोग क्या निकालें, देखो चार्ज निकाल चुके हैं, सब कुछ निकाल चुके हैं, तो हम लोग जो हैं अब इसको मिटा देते हैं फिगर को, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या, तो बोलेंगे कि अगर Sx लिखेंगे तो u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, जी के जगह क्या लिखेंगे तो ay। बोलो u कितना, Sx कितना, तो बोलेंगे a, u तो निकालना है, अंडर रूट 2h, तो 2 इंटू h कितना है जी, तो बोलेंगे h जो है वो यही है, तो ये तो d1 बाई 2 है, बीच से बिल्कुल फेंका गया है, तो d1 बाई 2 डिवाइडेड बाई ay। देखो 2 से 2 कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये a स्क्वायर, ये u स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो d1 डिवाइडेड बाई ay। तो देखो तो यहाँ से अगर u स्क्वायर लिखेंगे तो ay इंटू a स्क्वायर, ay इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1, तो बोलो u कितना हो जाएगा, तो u हो जाएगा a इंटू, ठीक ना, a इंटू अंडर रूट ay डिवाइडेड बाई d1, तो यही हो गया u का वैल्यू। ay हमको पता है ना e बाई m है, और d1 तो गिवन है, ठीक है, ay मालूम है ना e बाई m, और देखो e भी मालूम है ना, e भी मालूम है ना, तो सब कुछ तो मालूम है, तो वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। बाकी हमारा आंसर जो है मेन यही है, तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें मेन हमको u निकालना था, और a भी मालूम है, a क्या है, तो लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लेट, तो वो भी मालूम है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी बता दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है HC वर्मा का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का सेपरेशन d है, इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है, एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे है, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने सेपरेशन पे है, तो यहाँ से d माइनस x सेपरेशन पे। एक बात बताओ, अगर इसको प्लस q चार्ज देंगे, इसको अगर माइनस q चार्ज देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा। अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द, मतलब इन बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स, तो E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, A जहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट है। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, तो इधर लगेगा, E इंटू ई, इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इधर लगेगा, E इंटू ई। सोचो ये कितना सेपरेशन है, तो x, तो बोलो तो ये किधर जाना चाहेगा, इधर, ये किधर जाना चाहेगा, इस प्लेट पे, ठीक ना। पॉजिटिव चार्ज जो है यानी प्रोटॉन जो है वो इस निगेटिव प्लेट पे आना चाहेगा, और निगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव प्लेट पे आना चाहेगा। तो कह रहा है दोनों जो है वो सेम टाइम पे पहुंच रहा है, तो बताओ कि मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, हम लोग कैसे निकालें, तो पहले हम लोग काम करते हैं फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन किधर जा रहा है, इधर, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो जी सबको रेस्ट में रखा गया है, तो S अगर लिखेंगे तो वो तो x है, U 0 हाफ A क्या लिखे, तो E इंटू ई डिवाइडेड बाई MP प्रोटॉन का मास,
इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया प्रोटॉन के लिए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना लिखे थे, इसको कितना डिस्टेंस चलना है, डी माइनस एक्स। डी माइनस एक्स इज इक्वल टू यू जीरो है हाफ ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू टी स्क्वायर। अतः ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकंड इक्वेशन, तो ऊपर में x रहेगा, नीचे में d माइनस एक्स रहेगा। यहाँ देखो तो ऊपर में हाफ e कट गया, टी स्क्वायर कट गया, तो 1 बाई एम पी डिवाइडेड बाई 1 बाई एम ई। तो ऊपर लेके चल जाओ तो x बाई डी माइनस एक्स हो गया एम ई डिवाइडेड बाई एम पी। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो एम पी इंटू एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एम ई, डी इंटू एम ई माइनस एक्स इंटू एम ई। इधर लाओ इसको तो एम पी प्लस एम ई इंटू एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एम ई। तो बोलो यहाँ से x निकलेगा क्या, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे d इंटू एम ई डिवाइडेड बाई एम पी प्लस एम ई। बस यही x का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो किसी को अब ये नहीं पता होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अगर पूछा जाए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब बस वैल्यू पुट करो और d का वैल्यू भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर, d का भी वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करके अब वैल्यू को रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको जो है आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हेन स्विच इज ओपनड, क्वेश्चन नंबर 20 है, एच.सी. वर्मा का है। कह रहा है व्हेन स्विच इज ओपनड, तो ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगाए हुए हैं, और यहाँ से इधर जो है वो एक स्विच लगाए हुए हैं, ये ओपन है, और यहाँ पे जो है वो एक कैपेसिटर लगाए हुए हैं। तो ठीक बात। अब जो है यहाँ से इधर हम लोग एक बैटरी लगाए हुए हैं, तो ठीक है, एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी का ईएमएफ ई है, कैपेसिटेंस सी है। तो सोचो तो चार्ज जो चलेगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे क्या कि देखो यहाँ से चार्ज चलेगा तो 2 हिस्से में बटेगा, तो यहाँ Q, मान लो यहाँ Q गया तो यहाँ भी Q, तो Q यहाँ है तो यहाँ माइनस Q, यहाँ Q तो यहाँ माइनस Q, और Q मिल करके इसके पास से पास होगा तो यहाँ 2Q, यहाँ माइनस 2Q। समझना, यहाँ पे स्विच ऑफ है, स्विच ओपन है। तो सोचो तो एक बार चक्कर लगाओ, तो किसी भी रास्ते से चक्कर लगाएंगे, ऊपर से जाओ चाहे नीचे से जाओ, तो Q बाई सी प्लस 2Q बाई सी इज इक्वल टू ई। तो बोलो तो ये कितना हो जाएगा, 3Q बाई सी इज इक्वल टू ई। तो Q कितना हो जाएगा, तो 1/3C, यही Q का वैल्यू हुआ। अभी का फिलहाल का यही हाल है। अब देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो चलो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अब दूसरा केस में आ जाते हैं। तो सोचो तो ये स्विच जब क्लोज होगा तब ये जो कैपेसिटर है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये शॉर्ट सर्किटेड ना हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये जो देखो जैसे ये भी प्लेट जो है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और ये भी प्लेट जो है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो देखो अभी जो शुरू में जो चार्ज था वो तो इतना था, Q का वैल्यू इतना था, लेकिन चार्ज चला कितना था, 2Q। अब जो है दूसरा केस में चार्ज कितना चलेगा, तो बोलेंगे अब जो है जैसे ही स्विच को आप क्लोज करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ Q डैश आया और यहाँ जो है यहाँ भी Q डैश आया,
तो यहाँ माइनस क्यू डैश, यहाँ माइनस क्यू डैश। और अब क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे क्यू डैश बाई सी जो है वो ई के इक्वल होगा। तो दूसरा केस में क्यू डैश बाई सी जो है वो ई के इक्वल होगा, तो क्यू डैश कितना, तो सी। अब सोचो कि फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ, तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक ना, या ऊपर में लिख दो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द पाथ, देखो पाथ इसका नाम दे दिया है ए और इसका नाम दे दिया है बी, मतलब इधर से कितना चार्ज चला है, पाथ ए बी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, तो बोलेंगे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। अब फाइनल चार्ज कितना है, तो फाइनल क्यू डैश है और वो भी 2 इंटू क्यू डैश, अब माइनस इनिशियल कितना चार्ज चला था, तो 2q, तो बोलो 2 को कॉमन ले लो तो क्यू डैश माइनस क्यू, तो बोलो तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2, q का वैल्यू कितना था, तो 1/3c, और क्यू डैश का वैल्यू कितना है, तो c, तो 1/3c। देखो जी 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 3c माइनस c, तो 2/3c, या इसी को कह दो 4/3c, बस यही आंसर हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज निकल गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और उसको भी आप सीखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो प्लेट है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है और दूसरा प्लेट जो है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये सेपरेशन जो है वो D है। अब कह रहा है कि ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, तो M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी नेट कैपेसिटेंस बताना है। तो देखो अगर ये सिंपली रखा हुआ रहता है इस तरह से सीधा सीधा, तब तो हम लोग बोल देते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, कैपेसिटेंस यही होता है, C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। लेकिन D जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं D का वैल्यू तो बढ़ते जा रहा है, तब डायरेक्ट तो नहीं ना बोल सकते एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो हम लोग आखिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, तो बोलेंगे देखो अगर यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ से एक लाइन अगर हम खींचेंगे तो जाहिर है ये वाला सेपरेशन जो है वो तो D होगा, इसको अगर हम y मान लें तो पूरा कितना हो जाएगा, तो D प्लस वाई। तो यहाँ से क्या करो कि x डिस्टेंस चलने के बाद यहाँ पे एक एलिमेंट लो, तो ठीक है यहाँ पे जो है एक एलिमेंट ले लिए। अब जो है एलिमेंट लेने से होगा क्या, तो बोलेंगे एलिमेंट लेने से ये होगा कि अब जो थिकनेस था ये x और ये हो गया dx। समझना, प्लेट जो है वो कुछ ऐसे है, अब प्लेट पे एक स्ट्रिप को कट किए हैं, तो इस स्ट्रिप का एरिया अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे ये लेंथ तो a है और ये थिकनेस तो dx, तो एरिया हो गया a इंटू dx। तो ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ अ स्ट्रिप क्या होगा, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप क्या होगा, तो बोलेंगे a इंटू डी एक्स। क्यों, तो बोलेंगे इसका टोटल लेंथ जो a है उसके वजह से, ये टोटल लेंथ चूंकि a है तो a मतलब लेंथ भी a है ब्रेथ भी a है प्लेट का, और थिकनेस उस पर dx है, तो a इंटू डी एक्स हो गया, ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो गया। अब जो है हम पहले इसी का कैपेसिटेंस निकालते हैं, इस स्ट्रिप का कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा इस y का। तो देखो जी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना ये थीटा है, और थीटा इज वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो बोलो तो अगर हम tan थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y बाई एक्स,
y बाई एक्स, तो y किसके इक्वल हो गया? तो x tan थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब कैपेसिटेंस ड्यू टू दिस एलिमेंट, ठीक ना, अब हम लोग कैपेसिटेंस ड्यू टू दिस एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट के कारण कैपेसिटेंस क्या होगा? तो dc इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a, तो a के जगह क्या लिखेंगे? dA, और डिवाइडेड बाई d, तो d के जगह क्या लिखे? तो d प्लस वाई लिखेंगे, d प्लस वाई। तो बोलो तो dc कितना हो गया? तो एप्सिलॉन नॉट a dx और डिवाइडेड बाई d प्लस वाई कितना है? तो x tan थीटा, x tan थीटा। तो यही हो गया dc का वैल्यू। अब जो है चूंकि dc का वैल्यू निकल गया है, तो नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो बोलेंगे x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो यहां से अगर देखेंगे तो यहाँ 0 है और यहाँ a है। तो अगर हम लोग नेट कैपेसिटेंस लिखें, नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो डीसी का इंटीग्रेशन तो सी हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ए वो तो कॉमन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा? तो बोलेंगे ऊपर में dx होगा और नीचे में क्या होगा? तो देखो जी, अब फिगर को मिटा देते हैं, फिगर आप देख चुके हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे d प्लस एक्स टैन थीटा है, इसी का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से a तक। तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a, और देखो x में जो मल्टीप्लाई है वो अब बाहर आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे log x tan थीटा या tan थीटा इंटू एक्स प्लस b, इसी का इंटीग्रेशन करना था, कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से a तक। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो वैल्यू तो आना ही है। देखो जी, c का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो log x के जगह a रखो, तो tan a प्लस d, एक बार 0 रखो तो log d हो जाएगा कि नहीं? तो चलो यहाँ पे हम लोग जो है क्या लिखें? तो बोलेंगे कि x के जगह a रखेंगे तो d प्लस tan a, ठीक ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि log d प्लस tan a, ठीक है, और माइनस एक बार लोअर लिमिट रखो, 0 रखो, तो log d हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ log d हो जाएगा, तो बिल्कुल यही आंसर हो गया, एप्सिलॉन नॉट a tan थीटा log d प्लस tan a माइनस log d। अब चाहो तो इसको जो है वो हम लोग जो है आगे क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई tan थीटा, और यहाँ पे log a माइनस log b है, तो d प्लस tan a डिवाइडेड बाई log d, तो d लिख दो, नीचे में d लिख दो, तो सोचो तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई tan a tan थीटा मतलब, और यहाँ पे log यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस tan a बाई d, तो मतलब यही आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, एप्सिलॉन नॉट a बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, इसमें भी एलिमेंट लेना था और बनाना था क्वेश्चन को। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखिएगा और उसका आंसर निकालने का प्रयास करिए। कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वेरीज लीनियरली, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, वेरी लीनियरली एज बी
move from one plate to another plate, as B move from one plate to another plate। तो ठीक है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जा रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, कर अब फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। तो ठीक है, इसको कैसे बनाएं? तो देखो जी, कैपेसिटर तो यही है, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फिल किए हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो फिक्स नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख देते Q बाई के एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जाहिर है K यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है, और ये जो K है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर वेरिएबल होगा तो आखिर बनेगा कैसे? तो बोलेंगे कि H K जो है वेरी लीनियरली, एज K वेरीज लीनियरली। अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो K इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखेंगे। अब बोलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी x 0 मतलब इस पॉजिटिव प्लेट पे है, तो बोलो तो ये अगर पूरा सेपरेशन D है तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो K का वैल्यू K1 होगा, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो K इज इक्वल टू K1। तो बोलो K के जगह K1 लिखेंगे और यहाँ m इंटू 0 और प्लस C, तो C आ गया K1 के इक्वल। अब बोलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू D तो K जो होगा वो K2 के इक्वल होगा, तो यहाँ K2 लिखेंगे इज इक्वल टू mx x की जगह कितना लिखेंगे तो D लिखेंगे अब प्लस C, और C कितना है K1। तो यहाँ से सोचो तो m कितना आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई D, तो ये आ गया m का वैल्यू। तो हम लोग K इज इक्वल टू mx, तो m के जगह K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई D x प्लस C, या C के जगह क्या लिखें तो K1 लिखें। तो देखो यही K का वैल्यू आ गया, K जो वेरी कर रहा था वो K का वैल्यू आ गया इतना। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन राइट K का वैल्यू जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट K का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होगा, तो बोलेंगे E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई K A एप्सिलॉन नॉट। K के जगह क्या लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, तो जाहिर है अब इसको मिटाना पड़ेगा, इसको आप नोट करिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हम लोग अब K का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। जाहिर है इसमें अगर इंटीग्रेशन करना भी होगा तो वो कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से D तक, वेरी तो वही से वही तक कर रहा है। तो E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई K के जगह लिखेंगे K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई D इंटू x प्लस K1, ये हो गया K का वैल्यू। और यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट इंटू A जहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख दिए, अब क्या लिखेंगे तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स वो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी Vm माइनस Vn, तो बोलेंगे E डॉट dx, तो बिल्कुल E डॉट dx। क्यों बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे
तो हम बोल सकते हैं ई डी एक्स कॉस जीरो, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ई डी एक्स कॉस जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करें, तो बोलेंगे जीरो से डी तक। बोलो वी एम माइनस वी एन क्या होगा, तो ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अब इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। देखो जी, अब वी एम माइनस वी एन जो है वो इंटीग्रेशन ई इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ई का वैल्यू लिखो क्यू डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन डिवाइडेड बाई डी इंटू एक्स प्लस के वन इंटू यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ठीक है, वी एम माइनस वी एन तो यही होगा। तो देखो वी एम माइनस वी एन ही निकाल रहे हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स भी तो होगा, तो बिल्कुल इंटू डी एक्स भी तो है ना, तो हाँ। अब देखो Q एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर कर, Q एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन करना होगा, ऊपर में dx रहेगा और नीचे में रहेगा k2 माइनस k1 डिवाइडेड बाई डी इंटू एक्स प्लस k1, यही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए दोस्तों, वी एम माइनस वी एन जो है वो तो अब निकलने को है, तो कैसे निकलेगा उसके बारे में सोचते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन हमको जीरो से डी तक करना है, वो छूटा है इसका मतलब भूलना नहीं है। देखो यहाँ पे x पर पावर 1 है, ऊपर में dx है, तो log x हो जाएगा। ये जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा, तो बोलेंगे वी एम माइनस वी एन जो है वो कितना हो जाएगा, तो q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे में हो जाएगा k2 माइनस k1। देखो यहाँ पे k2 माइनस k1 डिवाइडेड बाई डी, बिल्कुल। इधर क्या होगा तो बोलेंगे कि इधर हो जाएगा log k2 माइनस k1 डिवाइडेड बाई डी इंटू एक्स प्लस k1। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो जीरो से डी तक। देखो तो ये हो गया q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए k2 माइनस k1, ये तो आ गया। इधर देखो एक बार अपर लिमिट रखो, तो x की जगह d रखेंगे, d से d कट जाएगा, log k2 माइनस k1 प्लस k1, तो ये log k2 हो गया। अब माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो ये टर्म जीरो, तो k1 हो जाएगा, log k1। सोचो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ k2 माइनस k1, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि log k2 डिवाइडेड बाई k1। तो ये तो वी एम माइनस वी एन आया। अगर इसी में पूछा जाता कि कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस यानी C का वैल्यू क्या होगा, तो Q डिवाइडेड बाई वी एम माइनस वी एन। बोलो Q कितना, तो बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, तो वो तो Q ही है। C का वैल्यू लिख रहे हैं, वी एम माइनस वी एन कितना आया है, तो Q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए k2 माइनस k1 इंटू log k2 बाई k1। Q से Q कट गया, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया जी, देखो तो जरा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, तो बोलेंगे क्या कि C का जो वैल्यू है वो ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए k2 माइनस k1 और नीचे में रह जाएगा d इंटू, ठीक ना, यहाँ पे देखो d इंटू log बेस में e k2 बाई k1, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये जो है कैपेसिटर में मेजर क्वेश्चन था जिसको हम डिस्कस किए हैं। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिसको हम डिस्कस कर दिए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब अगले वीडियो में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, अभी ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पार्शियली फिल करेंगे और देखेंगे कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक ना। वो सब भी हम लोग फ्रिंज इफेक्ट के कारण जो है
उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे फोर्स लगता है, फोर्स के कारण जो है वो SHM में ऑसिलेट भी करता है, तो उसका टाइम पीरियड वगैरह वो सब भी देखा जाता है। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं, देखते हैं वो SHM है कि नहीं है, वो तो बात की बात है। SHM किसको बोलते हैं, ठीक ना, वो सब समझा देंगे उस वक्त जब वो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे। और SHM तो आप बेसिक जानते ही होंगे कि ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगे वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा फोर्स मीन पोजीशन की ओर लगे, ठीक ना। ऑब्जेक्ट पे हमेशा फोर्स जो है, ऑब्जेक्ट चाहे मीन पोजीशन से दूर जाए चाहे पास आए, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है, तो उसी को SHM बोलते हैं। लेकिन अब उसमें क्या होगा नहीं होगा उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे जब वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब। फिलहाल जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसमें से आप अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं SC वर्मा का 1 to 50, बाकी आगे भी बना सकते हैं। हाँ, आगे 60 से आगे नहीं बनेगा, उसके लिए हम जो पढ़ाएंगे अभी बचा हुआ अर्थिंग एक टॉपिक, और एक वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग पार्शियली जब हम लोग फील करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो सब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। यानी अभी 2-3 क्लास और होगा तब जाकर के ये चैप्टर फिनिश होगा। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।